वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी रिसेंटली आपका एक न्यू रिक्रूटमेंट आया था मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की, जिसके ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। काफ़ी स्टूडेंट इनरोल हैं और कोर्स का एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी कोर्स के रिलेटेड यदि कुछ भी जानकारी चाहिए, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, टेक्निकल बुक्स या नॉन टेक्निकल बुक जो टोटली MBSI सिलेबस पैटर्न पे ही टोटली फॉर्म किया गया है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि अपने क्वेरी को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक लिया था जो कि टॉर्सन से रिलेटेड था, जो पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड बातें हुई थी, उसी तरह से एक टॉपिक इस बार भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है आपका स्प्रिंग। हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्प्रिंग, और स्प्रिंग में भी एक टाइप्स दे चुके हैं कि ये स्प्रिंग आपको पढ़ना है, तो उसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंग के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि स्प्रिंग होता क्या है, तो नॉर्मली आप स्प्रिंग को कैसे बोल सकते हैं कि एक स्प्रिंग एक इलास्टिक मशीन एलिमेंट है। ध्यान देंगे, दिस इज इलास्टिक मशीन एलिमेंट जो कि लोड के अंदर डिफ्लेक्ट होगा, कोई भी लोड आने के कारण डिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही लोड हम रिमूव कर देंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में रीगेन हो जाता है। ये इसका प्रॉपर्टी है, ये एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, और स्प्रिंग हमने 5वें-6ठे क्लास से ही साइंस में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है? तो आप स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे भी बनने के चांसेस हैं कि स्प्रिंग का बहुत सारा यूज है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट यदि यूज की मैं बात बोलूँ तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, एक तरह का ये शॉक एब्जॉर्बर है। तो मोस्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। कहीं कहीं इसका जनरली हम लोग यूज एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी के पर्पज से भी करते हैं। ध्यान देना, यदि स्प्रिंग की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो जनरली यदि इसको मैं क्लासिफाई करूं, क्लासिफिकेशंस की यदि बात करेंगे तो स्प्रिंग मोस्टली जो क्लासिफाई होगा ये आपका हेलिकल स्प्रिंग होगा, एंड सेकेंड जो आप बोलेंगे लीफ स्प्रिंग, एंड थर्ड यदि मैं यहाँ क्लासिफाई करूँ तो दिस इज टॉर्शनल स्प्रिंग। ध्यान देंगे, जो स्प्रिंग के क्लासिफिकेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग क्लासिफाई जनरली एक होगा हमारा हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा आपका लीफ स्प्रिंग, और अगला हमारा टॉर्शनल स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ यदि फर्दर क्लासिफिकेशन पे, तो हेलिकल स्प्रिंग आप दो तरह से पढ़ेंगे, और ये जो आपका हेलिकल स्प्रिंग है ये फर्दर आपको दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक आपका क्लासिफिकेशन होगा दिस इज क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, एंड दिस इज ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ये क्लोइड और ओपन कॉइल का क्या पर्पस है, यहाँ एक हेलिक्स एंगल होता है। जैसे आपको मैं स्प्रिंग के बारे में दिखाऊंगा कुछ इस तरह से, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरह से। ध्यान देना, ये एक्सिस में ऐसे दिखा रहा हूँ, तो इस केस में यहाँ पे एक एंगल कुछ ऐसे बनेगा। यदि देखोगे ये अल्फा है, ये अल्फा आपका हेलिक्स एंगल होगा। अल्फा आपको क्या बोलोगे जी? हेलिक्स एंगल। यदि हेलिक्स एंगल का वैल्यू 10 डिग्री से कम होगा तो ये जो कैटेगरी होता है दिस इज क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, और यदि वही अल्फा का वैल्यू आपका 10 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। जनरली हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा टॉपिक जो होगा दिस इज क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पे बात करेंगे। हाँ, सिमिलरली लीफ स्प्रिंग भी है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और एक टॉर्शनल स्प्रिंग भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जनरली जो मेंशन किया गया है वो आपका हेलिकल स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आने के चांसेस हैं। आज के क्लास में हम लोग जो भी एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो हम क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात करते हैं। ये हेलिक्स एंगल के अकॉर्डिंग दो पार्ट में हमने क्लासिफाई कर दिया। यदि यहाँ टॉपिक में मैं बात करूंगा तो सिमिलरली आपको हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, और इसमें भी हमने एक क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग लिया है, क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग लिया, और इस पर कुछ ऐसे लोड आए हैं। ध्यान दीजिए, स्प्रिंग यदि इस डायग्राम को आप समझना चाहेंगे तो आप स्पाइरल बाइंडिंग जो आपकी कॉपी होती है उससे भी इनको आप रिलेट कर सकते हो। जस्ट ये कुछ नहीं है,
इस केस में दो डायमीटर दिखेंगे, एक डायमीटर ये दिख रहा होगा आपको, ये डायमीटर जो डी है ये आपका वायर डायमीटर है, दिस इज वायर डायमीटर। स्प्रिंग किसी वायर से बना होगा तो ये उस वायर का डायमीटर है, और एक डायमीटर जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ डी, ये आपका मीन कॉइल डायमीटर है। शब्दों पे ध्यान देंगे, मीन कॉइल डायमीटर। मेनली हमें समझना है कि स्प्रिंग में यदि लोड आया है, यहाँ जो लोड्स दिख रहे हैं, लोड कैसे भी आ सकता है। अभी मैंने जो लोड लगाया है एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। इस केस में कौन सा लोड है जी? एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड के कारण स्प्रिंग के वायर पे क्या क्या बातों को पढ़ना है, क्या फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी बातें, कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव अच्छे अच्छे बनते हैं। उन सारी बातों को यहाँ हम लोग क्लियर कर लेंगे। ध्यान दें, हमने एक केस लिया है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, इस पे एक लोड आया है एक्सियल कंप्रेसिव लोड। यदि मैं आपको लोड सबसे पहले समझाऊं तो यदि मैं बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल, तो कॉइल के रेस्पेक्ट में जो यहाँ लोड्स आए हैं W, ये आपका कौन सा लोड है जी? ये आपका लोड है एक्सियल लोड इन कंप्रेशन। ये आपका लोड है एक्सियल लोड इन कंप्रेशन, एक्सियल लोड इन कंप्रेशन। लोड्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और यदि यही चीज विथ रेस्पेक्ट टू मैं वायर के एक्सिस पे बात करूं, अभी मैं किसके एक्सिस से बात कर रहा हूं? कॉइल के एक्सिस से। यदि वायर के एक्सिस से बात करूंगा तो यही W जो आपके लोड दिखेंगे, ये आपका W लोड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। इजीली समझेंगे चीजों को कि क्या बोला जा रहा है। लोड का नॉलेज होना चाहिए। आप जब स्पाइरल बाइंडिंग लेंगे, सिंपल वे में समझें तो ये उसमें कॉइल बनता है, और उसमें जो स्पाइरल का वायर है वहां पे एक वायर भी दिखेगा। तो स्प्रिंग में एक कॉइल बनेगा और साथ के साथ स्प्रिंग का अपना भी डायमीटर होगा। तो स्प्रिंग के वायर का डायमीटर डी है, कॉइल का डायमीटर को मैंने कैपिटल डी लिया है, लेकिन ये मैंने मीन लिया है, एवरेज की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज या मीन कॉइल डायमीटर है, क्योंकि यहाँ पे एक आउटर डायमीटर अलग आएगा और एक इसका इनर डायमीटर जो आएगा वो अलग आएगा। हमने इसका मीन वैल्यू लिया है, एवरेज वैल्यू लिया है, जो कि मैं यहाँ डी दिखा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में आपसे सिंपल वे में कोई पूछे कि ये डी और यहाँ का डी के रेशियो को क्या बोलते हैं, ध्यान दें, वायर डायमीटर और कॉइल डायमीटर के यदि रेशियो से रिलेट कर कभी क्वेश्चन पूछे तो इस पे ध्यान देना। एक यहाँ डिफिनेशन है जो कि आप इजीली आपसे लास्ट टाइम भी पूछा गया था। ये आपका सी है, जिसको हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इंडेक्स बोलते हैं, जो कि रेशियो क्या होगा? दिस इज डी बाई डी। डी क्या है? मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर डिवाइडेड बाई वायर डायमीटर। यहां बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो डायमीटर क्या है और किस पर्पस की बातें हो रही हैं। तो एक आपका मीन कॉइल डायमीटर है जो एवरेज डायमीटर की बात कर रहे हैं, और एक हमारा वायर डायमीटर है जो कि स्मॉल डी है। इनके रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग इंडेक्स। ये लास्ट ईयर भी, मतलब जब लास्ट पेपर हमारा 2013 में हुआ था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो चीजें, ये सब बेसिक डिफिनेशन है जो हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली एक डिफिनेशन पूछ लेगा, पिच क्या होता है? जब स्प्रिंग इंडेक्स आ गया है तो पिच भी आ सकता है। तो पिच क्या होगा? ये जो दो कॉइल्स हैं इनके बीच की यदि मैं बात करूं तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये मेरा पिच कहलाता है। ध्यान दें, इन दो कॉइल का जो कहानी है, इनके बीच का कंसेक्यूटिव कॉइल के बीच के ये डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। पी क्या है? हमारा पिच है। पी की यदि हम बात करते हैं तो पी आपके लिए यहाँ क्या है? पिच है। क्लियर है? दूसरी बात है, यहाँ आप ध्यान देंगे कि इस केस में जो लोड्स आ रहे हैं, ये W, ये लोड यहां से यदि मैं एक्सिस से देखूं तो ये कितने डिस्टेंस पे होंगे? D/2 पे। ये लोड हमारे वायर के एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हैं? D/2। एक बात और, यदि किसी को यही नहीं समझ में आया कि सर ये तो चीजें हमें समझ में आ रहा है कि ये एक्सियल लोड इन कंप्रेशन है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू वायर ये इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड कैसे हो गया? तो ध्यान दें, शियर का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, और वो शियर जो क्रॉस सेक्शन के तो पैरेलल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सिस को कट करके नहीं जा रहा है, एक्सिस से किसी डिस्टेंस अवे जा रहा है। उस तरह के शियर को हम लोग जनरली बोलते हैं इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर। आपको यहां मैं दिखाऊं तो ये इस वायर का, यदि रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, यही ना वायर का क्रॉस सेक्शन है जी, ये चीजें।
तो इस तरह ये भी वायर का क्रॉस सेक्शन होगा। ये लोड यहाँ लगा है, यदि यही लोड मैं यहाँ लगाता तो ये हमारा क्या होता, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता, शियर होता। लेकिन ये लोड यहाँ नहीं लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है। डिस्टेंस कितना है, d/2, यानी वो शियर जो किसी डिस्टेंस से पार्ट हो तो उसको हम लोग इसेंट्रिक शियर की तरह ट्रीट करते हैं। अब इसेंट्रिक शियर से क्या आप दिखा और क्या क्या बातें हैं, यदि ये इफेक्ट समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई लोड का इफेक्ट आपको कहीं भी समझना हो तो उसके पैरेलली 2 लोड ले लो। यदि इस लोड के कारण वायर पे क्या हुआ आपको जानना है कि स्प्रिंग के वायर पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, तो इसके पैरेलली 2 लोड ले लें। एक इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, ध्यान देंगे, एक लोड हमने इसी डायरेक्शन में ले लिया W1 और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया W2। और एक्चुअल में हमारा W1 W2 क्या है, इक्वल है। W1 W2 आपके इक्वल हैं और एक किसके बराबर है, W के बराबर है। ये बस एज्यूम करने का कि ताकि चीज़ों को आप विजुलाइज कर पाएँ। मेरे को मेनली जानना था कि ये W लोड आया था स्प्रिंग पे, इस W लोड का इफेक्ट वायर पे जानना था कि क्या हुआ। हमने इस लोड के पैरेलली 2 लोड लगा दिया, एक इसी डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे किसी फॉर्मूले में 2 गुना कर देते हैं, 2 डिवाइड दे देते हैं, क्लियर है। तो उसी तरह से हमने एक W1 लगाया, W2 लगाया। W1 W2 आपके W के बराबर है, ध्यान देंगे। तो W1 W2 जब बराबर है W के, तो ये W और ये W2 जबकि बराबर हैं ये दोनों और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो ये एक कपल देगा। कपल का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, 2 इक्वल अपोजिट लोड किसी भी डिस्टेंस से पार्ट होंगे तो एक कपल बनेगा। तो ये W और ये W2 में एक गैप है, इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, तो ये दोनों मिलके एक कपल देगा और ये कपल यहाँ ट्विस्टिंग कपल होगा। क्या होगा जी, ट्विस्टिंग कपल होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि W एंड W2, W इफेक्ट, यदि मैं आपसे पूछूं कि इफेक्ट ऑफ W एंड W2 की यदि बात करता हूं तो W एंड W2 मिलके क्या देगा, एक ट्विस्टिंग कपल देगा। ट्विस्टिंग कपल, आपको याद होगा कि शाफ्ट पे भी हमने पढ़ा था ट्विस्टिंग कपल के बारे में। तो ये ट्विस्टिंग कपल आ रहा है W इंटू d/2, जिसको मैं टॉर्क की तरह ट्रीट करूंगा। यानी आपको W और W2 मिलके एक कपल दिया और ये कपल एक तरह का ट्विस्टिंग कपल है और बचा क्या है, एक W1 जो कि वहां पे एक तरह के डायरेक्ट शियर की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो अभी मैंने इफेक्ट सिर्फ W और W2 का समझना है कि W एंड W2 के कारण क्या आया। तो एक ट्विस्टिंग कपल डेवलप हुआ W इंटू d/2 का। D क्या है, मीन कॉइल डायमीटर है और इसी चीज को मैं हम लोग आगे कहीं ना कहीं और डिस्कस करके सारी बातों को लेंगे। तो ध्यान दें, ये आपको टॉर्क यहाँ पता चल चुका है। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप, यदि इस केस में यदि आप समझेंगे तो आपका जो टॉर्क आया है दिस इज W इंटू d/2। आई होप सो ये चीजें समझ में आई होंगी। ये टॉर्क कहाँ से आया, W/2, W इंटू d/2। D क्या है हमारा, कॉइल का मीन डायमीटर। कॉइल का क्या है, मीन डायमीटर। यदि टॉर्सन आया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक टॉर्सन फार्मूला दिया गया था, दिस इज T/J τ/r इज इक्वल टू G∅L। आई होप ये चीजें आपको ध्यान होंगी। और यदि यहाँ कभी जरूरत पड़ जाए तो आप T/J G∅L को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे थीटा आप इजिली निकाल सकते हैं, दिस इज TL/Gj। ये बात मैं कर रहा हूँ टॉर्सन फार्मूला, ये बात पहले भी डिस्कस हो गई है और आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक फार्मूला है, दिस इज टॉर्सन फार्मूला। इस कंडीशन में T/J τ/r इज इक्वल टू G∅L। थीटा आपका एंगुलर ट्विस्ट होता है, ट्विस्टिंग आने के कारण एक एंगुलर ट्विस्ट आएगा तो थीटा TL/Gj लिखेंगे। इस कंडीशन में यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे स्प्रिंग में, तो एक तो डिफिनेशन से बेसिक क्वेश्चन बनता है कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग का फंक्शन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। बेसिक डिफिनेशन में स्प्रिंग इंडेक्स क्या है, पिच क्या है, क्लियर है। लेकिन जैसे नॉर्मली पूछ ले कि स्प्रिंग में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ है, टॉर्सन के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आए तो हम आप ऐसे लिख सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी यदि आप लिखना चाहेंगे तो आपके पास फॉर्मूला है हाफ इंटू T इंटू थीटा। यू क्या है आपका, स्ट्रेन एनर्जी है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन। यहाँ लोड के जगह क्या है, टॉर्क, और डिफॉर्मेशन की जगह क्या है, एंगुलर ट्विस्ट। हमने पीछे पढ़ रखा है ना, पीछे जो हमने बेसिक चीज़ों में डिस्कस किया था कि हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन, ये मेरा होता है स्ट्रेन एनर्जी। ये आपका स्ट्रेन एनर्जी होता है। ये जो आपका स्ट्रेन एनर्जी है, हमारे लोड की जगह यहाँ क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, और डिफॉर्मेशन की जगह यहाँ एंगुलर डिफॉर्मेशन दिख रहा है, क्लियर है, रेडियल लाइन डिफॉर्मेशन दिख रहा है जिसको हम लोग थीटा बोलेंगे। तो इस कंडीशन में आपने लिख दिया U इज इक्वल टू हाफ T थीटा। T क्या है, ट्विस्टिंग कपल टॉर्क, और थीटा क्या है आपका एंगुलर ट्विस्ट। यदि टॉर्सन आएगा तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी की बातें कर रहा है। इसको आप चाहें तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं हाफ T
थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो थीटा आपने यहाँ ऑलरेडी पुट कर रखा है, दिस इज इक्वल टू TL अपॉन जीजे। समझेंगे यहाँ पे कि यदि यहाँ पे आप स्ट्रेन एनर्जी लिखते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज T² L अपॉन 2GJ। जे आपका क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जी क्या है, शियर मॉडुलस है, टी क्या है, ट्विस्टिंग कपल है, एल क्या है, लेंथ है। ये बात हमने शाफ्ट पे पढ़ रखा है, इसको हम स्प्रिंग के सेंस में यूज करना चाहते हैं। तो यदि आपके पास ये फॉर्मूला आया तो इसमें आपने रिप्लेस करना है यू का वैल्यू। आप इजीली कैसे रिप्लेस करोगे, ध्यान देना, T², टी का वैल्यू हमारा कितना है, इजीली देख लें, W इंटू D/2 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ। हमने ये शाफ्ट के केस में पढ़ा है तो लेंथ है, लेकिन मैं कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, स्प्रिंग पे। यदि स्प्रिंग का यदि मेरे को लेंथ जानना है तो एक बार स्प्रिंग राउंड करेगा तो पूरा क्या वैल्यू आएगा, 2πr। एक राउंड का वैल्यू आएगा 2πr। इस तरह के कितने राउंड है, कितने नंबर ऑफ टर्न है, तो इंटू एन कर देंगे, इंटू एन कर देंगे। यानी एक बार यदि मैं सिंपल वे में लिखना चाहूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान देंगे एल के बारे में, एल पे फोकस करेंगे कि एल क्या लिखेंगे आप, तो एल आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज 2πr। ये आपका एक रोटेशन का हो गया, क्लियर है। सरकमफरेंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन, एन मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ हमने लिख दिया 2πr इंटू एन। ईजिली समझ लें, सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे आपको स्प्रिंग ऐसे कुछ सरकमफरेंस में राउंड लगाया होगा, एक टर्न का कितना वैल्यू, तो 2πr। कितने टर्न है, एन, तो एन मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली हमारे पास टर्न आ गए 2πr इंटू एन। एल लिख दिया आपने। आगे चलते हैं यहाँ, तो दिस इज 2G शियर मॉडुलस, कर्तन मापक जिसको बोलते हैं हिंदी में। जे क्या है, जे आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ यूज होता है, टॉर्सन चैप्टर में यूज होता है। यहाँ टॉर्सन किस पे आया है, कॉइल पे कि वायर पे, ध्यान देंगे। यहाँ ट्विस्टिंग कपल किस पे आया है, कॉइल पे या वायर पे, तो कहीं ना कहीं वायर पे आया है, कॉइल पे तो आया नहीं है। कॉइल पे तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड था, कॉइल पे नहीं आया है, वायर पे आया है, ध्यान देंगे। तो जे आपको क्या लिखना होगा नियम से यहाँ, तो जे आप लिखेंगे तो π/32, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना, d का पावर 4। स्मॉल d क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वायर पे टॉर्सन दिखा है, वायर पे टॉर्सन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने u लिख दिया और यहाँ पे चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या बोला गया। तो यहाँ पे यदि आपको u जानना है कि u की वैल्यू क्या आ रही है, तो इनको पहले आप इजिली स्क्वायरिंग कर दें, तो दिस इज D²/4, क्लियर है। आगे देखेंगे तो 2πr लिखे हो, तो पाई और 2r को आप डायरेक्ट बोल दोगे, दिस इज πdn, इजिली समझ ले, πdn, πd इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ टर्न, एन आपका यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। ये पीछे का कॉन्सेप्ट है, इससे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। आगे ध्यान दें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो दिस इज आप इजीली ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान दो, ये 2 से यहाँ कट कर देते हैं तो कितनी बार में चला गया, 16। तो आप यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें इंटू 16 डिवाइडेड बाई क्या क्या टर्म नीचे बच रहा है, G/d का पावर 4। तो यहाँ पे लिख लें G/d का पावर 4, क्लियर है बातें। अब यहाँ इस केस में आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, और ये 4 से कितने टाइम्स चले जाएंगे, 4 टाइम्स। तो यदि मैं u की बात करता हूँ, u क्या आएगा, तो दिस इज W² d³n, क्लियर है, डिवाइडेड बाई दिस इज GD का पावर 4, इजीली बोल सकते हैं। और साथ के साथ ये 4 है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। एक बार कंफर्म हो लेते हैं, यहाँ पे चीज़ों को देख लें। हमने कुछ नहीं किया, स्ट्रेन एनर्जी हाफ इंटू टी थीटा, थीटा को हमने TL/GJ रखा। TL/GJ आपको कहाँ पे आया है, हमारे टॉर्सन फार्मूला पे। तो यहाँ पे कंडीशन हो गया T²L/2GJ, यहाँ वैल्यू आपके W² D²/4 आ गया। ये आपका 2πn है और n है, दिस इज 2G, और J π/32 d का पावर 4। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, क्लियर है। यदि आगे मैं लिखता हूँ तो u इज इक्वल टू W² D², दिस इज 2 का पावर 4 हो जाएगा। इसको हमने πdn लिख दिया, और नीचे आपके g है πd का पावर 4 है, ये 2 से 16 टाइम्स, 16 ऊपर चला गया, ये 4 से 4 टाइम्स। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया, स्ट्रेन एनर्जी जो कि स्टोर्ड होता है वहाँ, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्प्रिंग में टॉर्सन के कारण कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, ये आपका कंडीशन है, क्लियर है। इसी कंडीशन में यदि मैं आगे चलूँ तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान देना, कि इसी केस में यदि आपसे सिमिलरली इस तरह से पूछा जाए कि ये आपका तो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ मिल चुका है,
ध्यान देंगे आपको स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू इस तरह से आया है, दिस इज 4 WA² d³ N/GD का पावर 4। ये आपका स्ट्रेन एनर्जी है जो कि ये स्टोर्ड हुआ है। यदि मेरे को जानना है कि डिफ्लेक्शन कितना आएगा, डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो ध्यान दें डिफ्लेक्शन के लिए आपके पास, यदि आपको डिफ्लेक्शन जानना है कि इस स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन क्या है, तो आपको कैस्टिग्लियानो ने एक थ्योरम दिया था, स्लोप डिफ्लेक्शन में एक थ्योरम दिया था कैस्टिग्लियानो थ्योरम के नाम से। उन्होंने बोला था कि ये स्ट्रेन एनर्जी आप निकाल लें और लोड के टर्म में आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पार्शियली आप लोड के टर्म में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वहाँ का आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। यदि स्ट्रेन एनर्जी को मैं यहाँ के लोड के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो इस केस में यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ लोड के टर्म में, तो ये टर्म कितने हो जाएंगे, 8W W² का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स हो जाएगा 8W d³ N/GD का पावर 4। ये आपको डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग का, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है बातें, इसको भी नोट कर सकते हैं चीज़ों को कि आपको डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग कितना आया, तो दिस इज 8W d³ N/GD का पावर 4। हमने कुछ नहीं किया है, आपका स्ट्रेन एनर्जी मैंने निकाल लिया था लोड के टर्म में, इसको पार्शियली हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये आपको थ्योरम से पता चल जाता है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम ने बोला था कि यदि आपने स्ट्रेन एनर्जी निकाल रखा है उसको लोड के टर्म में आप पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। मेरे को स्प्रिंग में जानना था कि लोड लगने के कारण ओवरऑल डिफ्लेक्शन कितना आया, तो मेरे ये फॉर्मूले मिल गए। यदि आगे मैं आपको स्टिफनेस के सेंस में बताना चाहूँगा तो ध्यान दें, स्टिफनेस आपने पढ़ रखा है कि स्टिफनेस जो होता है लोड अपॉन डिफॉर्मेशन होता है। स्टिफनेस की यदि सिंपल बात करें तो दिस इज लोड अपॉन डिफॉर्मेशन, लोड अपॉन डिफॉर्मेशन। तो इस कंडीशन में यदि आप लिखेंगे तो स्टिफनेस को यदि मैं K लिखता हूँ, लोड आपका W है, तो दिस इज कितना वैल्यू आएगा, डिफ्लेक्शन यानी डिफॉर्मेशन को मैं डिफ्लेक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, 8W d³ N/GD का पावर 4। यहाँ पे आपके W और W मैनेज हो जाएंगे। और यदि आप स्टिफनेस की यदि बात करेंगे तो स्टिफनेस अपना क्या होगा, GD का पावर 4/8 d³ N। यानी सिंपल वे में आप ध्यान दें, आपके पास यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले आ गए। यदि हम स्टिफनेस की बात करते हैं तो स्टिफनेस है K = GD का पावर 4/8 d³ N। और स्टिफनेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप पे पूछ लिए जाते हैं कि स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या क्या पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि एक हेलिकल स्प्रिंग है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहा है, आपको बोलेगा वायर डायमीटर को डबल कर देते हैं या कॉइल डायमीटर को हाफ कर देते हैं तो स्टिफनेस चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको यहाँ कॉमन सेंस से ये तो पता चल गया कि स्टिफनेस जो है K जो है आपका क्या चीज़ का फंक्शन है। ध्यान देंगे यहाँ 3-4 फॉर्मूले आ गए पैरेलली। ये आपका स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर्ड है, ये आपका डिफ्लेक्शन कितना है और यहाँ स्टिफनेस कितने हैं। यदि स्प्रिंग पे क्वेश्चन बनेगा तो इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन जनरली बनता है। यहाँ पे कुछ बातों को और हम लोग यहाँ पैरेलली लेंगे और चीज़ों पे ध्यान देंगे कि इस कंडीशन में यदि मैं स्टिफनेस पे रिलेटेड बात करूँ कि स्टिफनेस में क्या क्या बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप स्टिफनेस के केस में यदि सिंपल वे में बात की जाए तो स्टिफनेस क्या करता है, किस किस चीज़ का ये फंक्शन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, D के पावर 4 का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है जी, यदि मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करता हूँ तो 1/d³ है। और सिमिलरली यदि बात करता हूँ तो दिस इज 1/n, नंबर ऑफ टर्न पे भी है। यानी नंबर ऑफ टर्न पे कहीं ना कहीं आपका स्टिफनेस डिपेंड करता है। और ख़ास बात क्या है कि ये नंबर ऑफ टर्न आया था कैसे पिक्चर में, आपने लेंथ लिखा था, स्प्रिंग का लेंथ लिखने में नंबर ऑफ टर्न आया था। यदि स्प्रिंग का लेंथ छोटा कर दें या स्प्रिंग के लेंथ को बड़ा कर दें उसमें भी स्टिफनेस का रोल है। पूछो क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि L ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, L कम है तो नंबर ऑफ टर्न कम हो सकते हैं, तो L पे भी N डिपेंड कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक स्प्रिंग है उसको 2 भाग में हमने कट कर दिया, एक स्प्रिंग दिया है उसको हमने 2 भाग में कट कर दिया, क्या उसका स्टिफनेस बढ़ जाएगा, घट जाएगा या क्या होगा। तो यदि आपने उसको 2 भाग में कट कर दिया तो निश्चित है उसके नंबर ऑफ टर्न में अंतर आए होंगे, नंबर ऑफ टर्न में अंतर आया होगा, नंबर ऑफ टर्न घटा होगा तो नंबर ऑफ टर्न घटेगा तो स्टिफनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा जो भी पूछेगा उस तरह की चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। मैं सिंपल वे में आपको यही बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्प्रिंग है, ध्यान देंगे ये आपको मैंने एक स्प्रिंग ऐसे दिया, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस K था, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस K था और इसको मैंने कट कर दिया।
तो कट करने के बाद आपको क्या दिखेगा, कट आप जब स्प्रिंग को करोगे तो नंबर ऑफ टर्न में चेंजेज आएगा, और यदि नंबर ऑफ टर्न चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं स्टिफनेस चेंज होगा। डायमीटर में तो चेंज नहीं आने वाला है, डी जो पहले था स्मॉल डी वो अभी भी रहेगा, और बाद में भी कैपिटल डी जो है वो सेम रहेगा, चेंज आएंगे नंबर ऑफ टर्न में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे न्यू के डैश आएगा, पहले तो के था, अभी जो न्यू के डैश आएगा ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने इसको m/n में कट किया है, तो ये के डैश क्या होगा, m + n डिवाइडेड बाई m, और ये के डैश क्या आएगा, m + n डिवाइडेड बाई n। यदि आप इसको m/n रेशियो में कट किए हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ ध्यान दें, मैंने बोला इजीली समझ लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे चीजें पूछी जाती हैं। एक आपकी स्प्रिंग दिए हुए हैं और स्प्रिंग का स्टिफनेस के है, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना है जी, के है। मैंने इसको कट कर दिया 1:1 में, 1:1 में, तो पूछता है बराबर इक्वल भाग में हमने कट कर दिया, तो आप बताएं यहाँ का न्यू स्टिफनेस क्या होगा। तो यदि इस केस में के डैश आप लिखोगे तो आपने कैसे कट किया, 1:1, m/n का जगह 1:1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई m, m कितना है 1, तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स। के डैश कितने टाइम से बढ़ जाएगा, 2 टाइम। तो जो हमारा नया के डैश मिलेगा वो कितने टाइम से यहाँ पे बढ़ जाएगा जी, इतने से वो बढ़ जाएगा। तो आपको फाइनली के डैश कितना मिला, 2k। यदि यहाँ भी के डैश इस केस में भी निकालेंगे तो दिस इज 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो दिस इज 2k। तो ये तो बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव में रट के भी रखे हैं कि स्टिफनेस को बराबर हिस्सा में यदि स्प्रिंग को हम 2 इक्वल भाग में काट देंगे तो स्टिफनेस डबल हो जाएगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैंने स्प्रिंग ऐसे दिया, समझना आप, ये आपका स्प्रिंग है, क्लियर है, और इसको मैंने 2:3 में कट कर दिया, और तब स्टिफनेस पूछ लूंगी क्या आएगा। तो ध्यान दें कि जो भी नया स्टिफनेस के डैश बनेगा आपको कुछ नहीं करना है, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के। यहाँ जो के डैश बनेगा दिस इज 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू के। तो ये आपका के डैश और कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे यदि क्वेश्चन आएगा कि स्प्रिंग को काटने पे क्या क्या पैरामीटर चेंज होंगे, ध्यान दें कैसे करना होगा, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी क्रम में कुछ बातों को और यदि मैं यहाँ लेता हूँ तो ध्यान देना, सिमिलरली आपके लिए यदि मैं पूछूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, तो एक आपका स्प्रिंग का अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनता है। यदि स्प्रिंग के अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो आपके पास स्प्रिंग या तो सीरीज में अरेंज हो सकते हैं, या स्प्रिंग आपके किस में अरेंज होते हैं, पैरेलल में अरेंजमेंट हो सकता है। यदि सीरीज की बात करते हो तो मैं ऐसे देखूंगा कि ये आपका ऐसा अरेंजमेंट है, एक स्प्रिंग ऐसे आया और ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ का स्टिफनेस K1 है और ये K2 है, ये स्प्रिंग आपस में सीरीज में। यदि इसका K इक्विवेलेंट आपको जानना है तो 1/K आप ऐसे लिखेंगे, 1/K1 + 1/K2। ये सब बेसिक साइंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और सिमिलरली यदि पैरेलल की बात कर रहे हैं तो इस तरह का यदि अरेंजमेंट मैं दे देता हूँ, ध्यान देना, ये जो मैं अरेंजमेंट दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये जो अरेंजमेंट यहाँ मैं दे रहा हूँ, यदि ये स्टिफनेस इसका K1 है और इसका स्टिफनेस K2 है, तो ध्यान देंगे ये K1 K2 आपका पैरेलल अरेंजमेंट है, और यहाँ K आपको लिखना होगा, नेट K लिखना होगा, तो दिस इज K1 + K2। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सी बातों को ध्यान रखेंगे। यदि कल को कोई ऐसा अरेंजमेंट दे, ध्यान देना कंफ्यूज करने के लिए, ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट मैं दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे है, तो ध्यान देना ये यदि K1 है और ये K2 है तो ये भी आपका पैरेलल अरेंजमेंट ही है, सीरीज नहीं है, ध्यान दें। तो इस तरह के सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन आएगा तो इस पर आपको फोकस करना है। मैं फिर से पीछे एक बार रिकॉल करता हूँ, यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले स्प्रिंग पे बात किया कि कौन से लोड आ रहे हैं। लोड हमें पता चल चुका था कि यदि कॉयल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो एक्सियल लोड इन कंप्रेशन आ रहा था। मेरे को कॉयल के बारे में नहीं जानना, मेरे को वायर के बारे में जानना है कि वायर पे क्या क्या कहानी हुआ। तो वायर पे सिंपल सा लोड आप देख रहे हो, तो लोड आ रहा है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। इस लोड का इफेक्ट समझने के लिए हमने 2 लोड यहाँ मान लिए। तो W और W2 का इफेक्ट क्या आया, एक ट्विस्टिंग कपल आया। W एंड W2 का इफेक्ट क्या है, ट्विस्टिंग कपल आया, यानी W एंड W2 मिलके एक टॉर्सन देगा। क्लियर है। तो टॉर्सन आने के कारण एक शियर आएगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, लेकिन एक तो W1 भी बच रहा है, एक W1 बच रहा है, उसके कारण भी एक शियर आएगा। तो यदि आप फिर शियर का वैल्यू जानना चाहें कि कौन कौन सा शियर आएगा, क्योंकि 2 शियर आ रहे हैं, तो दोनों शियर का वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। 2 तरह के शियर आपको यहाँ पे वायर पे दिखेंगे, कॉयल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्प्रिंग की वायर की बात कर रहा हूँ। तो वायर पे आपके 2 शियर दिखेंगे,
एक आपको दिखेगा W और W2 के कारण ट्विस्टिंग कपल का शियर, और एक W1 के कारण आपको शियर आएगा। क्लियर है? तो इसके बाद हमने जब आगे बढ़े यहाँ, तो टॉर्सन वाले फार्मूले को हमने डिटेल में समझा। तो टॉर्सन फार्मूले को जब हम डिटेल में समझें तो वहाँ से हमने इस फार्मूले पे काम कर कर फाइनली यहाँ पे हमने स्ट्रेन एनर्जी निकाला कि स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर्ड है। स्ट्रेन एनर्जी हमें पता चल गया कि स्प्रिंग में ये आ रहा है। फाइनली इस स्ट्रेन एनर्जी पे हमने डिफ्लेक्शन पे काम किया कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या आएगा। डिफ्लेक्शन जब आपका क्लियर हो गया तो फिर हमने यहाँ पे स्टिफनेस पे बात कर रहे थे कि स्टिफनेस किस टर्म में क्या दे रहा है। ध्यान दें, इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं कि वायर डायमीटर डबल, हाफ या कोई भी पैरामीटर देकर पूछ सकता है कि स्टिफनेस बढ़ेगा या घटेगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो स्टिफनेस में क्या इफेक्ट आएगा, और इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। सिमिलरली यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग से मैं नंबर ऑफ टर्न का कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहा था कि यदि स्प्रिंग को कट किया तो स्टिफनेस में अंतर आएगा, और आएगा तो वो बढ़ेगा घटेगा या क्या बातें हैं, आगे ध्यान देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट से रिलेटेड। सेकंड, जो आपसे कोई स्ट्रेस पूछे कि स्प्रिंग पे स्ट्रेस कौन कौन से आ रहे हैं, स्प्रिंग के वायर की बात कर रहे हैं। यदि एक कॉइल पे बोलेंगे तो कॉइल पे तो एक्सियल लोड आया है, एक्सियल लोड आया है, मैं वायर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो यदि मैं विथ रेस्पेक्ट टू वायर आपको समझाऊं, यहाँ ध्यान दें, विथ रेस्पेक्ट टू, यदि मैं वायर बोलूं कि वायर पे क्या क्या कहानी हो रहा होगा, ध्यान देना। तो वायर पे एक W एंड W2 के कारण, W एंड W2 के कारण एक ट्विस्टिंग मोमेंट आया है, एक आपका ट्विस्टिंग कपल आया है, और ये ट्विस्टिंग कपल जो कि आपका टॉर्क T है, इसका वैल्यू कितना है, W इंटू D/2। तो एक इसके कारण शियर आएगा, और वो शियर कैसे आएगा, तो आपके टॉर्सन फार्मूला में मैंने बता रखा है कि दिस इज T/J τ/r इज इक्वल टू Gθ/L। इससे आपको क्या पता चलेगा कि एक यहाँ शियर आएगा τ, दिस इज T/J इंटू R। यहां जब ट्विस्टिंग कपल का वैल्यू रखेंगे तो ये एक शियर आएगा, और इस शियर को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल शियर। टॉर्सनल शियर आप इजीली निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू रख दें, जे का वैल्यू रख दें, आर का वैल्यू रख दें, आपको टॉर्सनल शियर मिल जाएगा कि टॉर्सनल शियर स्प्रिंग के वायर पे कितना आया। ये किसका इफेक्ट आप पढ़ रहे हो यहाँ, इफेक्ट ऑफ W एंड W2। लेकिन एक इफेक्ट आपको किसका आएगा पैरेलली, तो एक इफेक्ट आपको यहाँ पे पैरेलली किसका आने वाला है, दिस इज W1 का। और W1 भी एक तरह का शियर लोड है, तो इसके कारण भी एक शियर आएगा टॉ। क्लियर है? जो कि आप सिमिलर वे में W/A लिखेंगे वहाँ, और ये मेरे को यहाँ पे क्या देगा, डायरेक्ट शियर देगा। तो यहाँ पे दो तरह के शियर दिख रहे हैं, एक टॉर्सनल शियर आ रहा है और एक डायरेक्ट शियर आ रहा है। नेट शियर की बात करेगा तो दोनों शियर को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है बातें? तो इस तरह से कुछ बातों को हमने समझा कि एक क्लोइड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है तो उससे कितने ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्लियरली है? इसी तरह से हम लोग एक आध टॉपिक आगे और लेते रहेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, ऑलरेडी हमारे कोर्सेस 1 दिसंबर से चल रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। काफ़ी स्टूडेंट एंजॉय कर रहे हैं कोर्सेज को। यदि आपके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जैसे भी हो कैसे भी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सो डैट आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड यदि कोई क्वेरी हो, कोई बुक से रिलेटेड बातें कर लें, या क्लासेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सारी बातों को आप इस पे क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.